जानी मानी लेखिका अर्बन नक्सली कहे जाने वाली अरुंधति रॉय अब जेल की सलाखों के पीछे आने वाली है। मामला 2010 का है। 2010 अक्टूबर के महीने में दिल्ली के अंदर एक सेमिनार होता है और वो सेमिनार में आज़ादी की बात होती है, कश्मीर की बात होती है और ये अरुंधति रॉय भाषण देती हैं। भाषण तो बहुतों ने दिया वहाँ। अरुंधति रॉय का रिकॉर्डिंग है और ये कहती हैं कि कश्मीर तो कभी भारत का भाग था ही नहीं, कश्मीर को जबरन सुरक्षा बलों ने कब्जे में किया हुआ है, ये तो पाकिस्तान का था। उस तरह के बयान को कोट करती है दुनिया के कई देश और फिर यूएन तक में ये मुद्दा जाता है और पाकिस्तान इस बात को यूएन में उठाता है कि देखिए भारत के अंदर जो भारत के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर तो भारत का है ही नहीं। आपको बता दूं कि इस सेमिनार में 2010 में इस बात में जब बोला गया, दिन था वो 21 अक्टूबर और इस बात को लेकर के 28 अक्टूबर में कश्मीर के सुशील पंडित, आप टीवी डिबेट्स में उनको देखते होंगे, उन्होंने इस बात पर आपत्ति दर्ज की और एक शिकायत दर्ज कराई दिल्ली में थाने में। उन्होंने 28 अक्टूबर 2010 को, समझ लीजिए 21 अक्टूबर का ये सेमिनार था और दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम में, कोपरनिकस मार्ग नई दिल्ली में ये ऑडिटोरियम है, आज़ादी द ओनली वे, ये बैनर तले एक सम्मेलन हुआ जिसमें जेएनयू के कई प्रोफेसर इकट्ठे हुए। इसमें सैयद शाह गिलानी इकट्ठे थे, उनका भाषण हुआ। एसएआर गिलानी जो संसद पर हमला हुआ आतंकवादी, उसका मुख्य आरोपी, वो इसमें था। डॉक्टर शेख शौकत हुसैन वो इसमें था। अर्बन नक्सल वरवरा राव वो इसमें था। ये समझ लीजिए सारी चौकड़ी इकट्ठी थी। अब इसमें आप ये सोचिए, बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये एलजी ने, दिल्ली वाले ने अब क्यों परमिशन दी है, मामला तो 2010 का है। तो आपको बता रहा हूं, सुशील पंडित ने ये कंप्लेंट मात्र 7 दिन बाद दर्ज कराई। उन्होंने शिकायत दी 28 अक्टूबर, मामला 21 अक्टूबर का सम्मेलन का है। 28 अक्टूबर तक उनको जानकारी पहुंची, क्योंकि दिल्ली के अंदर जेएनयू के अंदर क्या चीज़ चल रही है थोड़े दिन बाद पता लगता है। तो वो वीडियो आई और उस वीडियो के आधार पर, सबूतों के आधार पर सारी चीज़ें लेकर सुशील पंडित थाने पहुंच गए। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद जो आयो थे इस मामले में, उन्होंने 29 नवंबर यानी 1 महीना लगभग उन्होंने जांच के लिए लिया कि जो आरोप लग रहे हैं ये बहुत बड़े लोग हैं, इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, और बहुत ऊपर मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय तक इन लोगों की पहुंच है, तो इनके खिलाफ एफआईआर कैसे दर्ज की जाए। लेकिन सुशील पंडित थे, लगे रहे। उन्होंने कहा भी था कि आप नहीं करोगे तो मैं कोर्ट जाऊंगा। 29 नवंबर 2010 में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, लेकिन उस एफआईआर के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इनके खिलाफ कोई जांच नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि ये माना जाते रहा कि ये तो विदेश में चली गई है, भारत में है ही नहीं, तो एफआईआर क्या करेंगे, कानून क्या हमारे देश का ऐसा कहता है कि भाई अगर फॉरेन में कोई है व्यक्ति उसको कैसे लाएंगे, दुनिया भर की बातें। और फिर हमारे देश के कानून इतने लचर हैं, सड़े गले हैं कि वो कहेंगे अभिव्यक्ति की आज़ादी है साहब, आर्टिकल 19 यही कहता है, जो चाहे मुंह में आए बक सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप ये कह सकते हैं कि कल को कोई कहेगा कश्मीर तो भारत का भाग था ही नहीं, जबरदस्ती मिलाया? राहुल गांधी बोलते घूम रहे हैं भारत तो कभी राष्ट्र था ही नहीं, ये तो राज्यों का समूह है, जिसके मुंह में जो आता है बोल देता है। हमारा देश का कानून कहता है आप जो चाहे बोलिए, भारत के विरोध में भी बोलिए, प्रधानमंत्री को गाली दे दीजिए, ये चलेगा, लेकिन भारत माता के विरुद्ध भी आप बोल सकते हैं। ऐसा कहीं किसी देश में कानून है क्या? चीन में यदि चीन के विरुद्ध कोई बोल के दिखाए कि चीन का राष्ट्रपति बहुत अत्याचारी है, जरा बोल दे, क्या वो चीन में जेल के बाहर रह सकता है? दुनिया के जितने देश हैं, चाहे अरब कंट्री हो चाहे अमेरिका हो, बोल के दिखाए। अमेरिका में पिछले दिनों जो हमेशा ये झंडा उठाते हैं, बोलने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, यूनिवर्सिटी के बच्चों ने कुछ बोलने की कोशिश की, किस तरह से लाठी मार मार के उनको कुचला गया। लेकिन भारत में सबको बोलने की आज़ादी है, क्योंकि देश के कानून इतने सड़े गले हैं कि यहां किसी देशद्रोही को आप सजा दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे तो भी पूरा जीवन निकल जाएगा, जेल नहीं जाएगा। निचली अदालत 10 साल लग जाएंगे, फिर हाई कोर्ट फिर 10 साल लग जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट, वहां भी कोई सुनवाई नहीं है। और एंड में तो ज्यादातरों को छोड़ दिया जाता है, अरे भाई बोलने की आज़ादी है। बड़े बड़े वकील किसी के पास हो, बड़े बड़े पैसे हो, तो अरुंधति राय का क्या होगा? ये जेल जाएगी?
एलजी ने अनुमति दे दी है साहब दिल्ली के। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई, अरुंधति राय के खिलाफ होगी एफआईआर, होगी जांच। मुझे तो नहीं लगता, करते रहिए जांच, वो बैठी हैं बाहर, यहां फैसला कर लीजिए। लेकिन अब ये भी एक उम्मीद जगी है, और ये उम्मीद जगी है भारतीय न्याय संहिता से। जो भारतीय न्याय संहिता मोदी सरकार ने पिछले दिनों अब ये नया कानून बनाया है, इसमें एक प्रावधान किया है कि देश विरोधी एक्टिविटी यदि कोई करता है, भारत विरोधी एक्टिविटी कोई कर रहा है जिससे भारत की संप्रभुता पर असर पड़ रहा है, तो यूएपीए की धारा में उसके ऊपर केस चलेगा। और अगर उस पर केस दर्ज होता है तो भारत की न्यायपालिका में उसको केस को फाइट किया जाएगा। और अगर जज साहब उसको दोषी साबित कर देते हैं कि भाई वो दोषी है और उसके खिलाफ फैसला सुनाया जाता है, तब हमारी पुलिस उसको दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उस देश को पहले हम जानकारी देंगे कि ये हमारे देश में देशद्रोह करके आया है और ये हमारा दोषी है, आप इसे कृपया हमें सौंप दीजिए। वो देश अगर नहीं सौंपता है, कम से कम इतना तो हो जाएगा कि वो कभी भी जिंदगी में भारत नहीं आ पाएगा। उससे जितने भी लोग अटैच भारत में हैं, वो 1 रुपया ना किसी से ले पाएगा ना दे पाएगा, क्योंकि अगर उसकी कोई पैसे से मदद कर रहा है तो उसको भी उन धाराओं के तहत दोषी माना जाएगा। भारत में अरुंधति राय के जो भी मददगार हैं, जो उनको पैसे दे रहे हैं या उनसे पैसे ले रहे हैं, उन सबको भी यूएपीए की धारा में बंद किया जा सकता है, उनके खिलाफ भी वो कार्रवाई होगी। ये नए कानून में प्रावधान कर दिया है। देश विरोधी ताकतों में, चाहे आतंकवादी हो, चाहे भारत के टुकड़े करने की बात करता हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ भी प्रॉपर्टी जब्त होगी और आजीवन उसको जेल होगी, यहां तक कि फांसी तक का भी प्रावधान है। तो अरुंधति राय, आपको बता दूं, ये अब इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई के कारण से, हालांकि अभी उम्मीद नहीं है, लेकिन आपको बता दूं लिबरल गैंग किस तरह से अरुंधति रॉय के पक्ष में उतरा है। इसमें महबूबा मुफ्ती सबसे पहले उतरी, एक्स पर पोस्ट लिखा। क्या लिखती हैं? अरुंधति राय विश्व प्रसिद्ध लेखिका और एक बहादुर महिला है, इनको बहादुर लग रही है, जो फांसीवाद के खिलाफ एक शक्तिशाली आवाज के रूप में उभरी है। उन पर कठोर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। भारत सरकार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए अपनी क्रूरता जारी रखे हुए है। कश्मीर के एक पूर्व लॉ प्रोफेसर पर मामला दर्ज करना भी हताशा से का काम है। अब ये वो जो पहले दर्ज हुआ है उस पर बोल रही हैं। इसी तरह आपको बता दूं, टीएमसी की सांसद हैं महुआ मोइत्रा, वो कैसे पीछे रहती, उनके ऊपर तो ये भी बताया कि संसद में सवाल पूछने के लिए गिफ्ट ले रही थी। उन्होंने भी पोस्ट लिखी, उन्होंने लिखा, अगर अरुंधति रॉय पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाकर बीजेपी ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो वापस आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब इनको लगता है वो वापस आए ही नहीं है। वो कभी भी उस तरह वापस नहीं आएंगे जैसे वो पहले थे। इस तरह के फांसीवाद के खिलाफ भारतीयों ने वोट दिया है। वो कह रही है कि ये पहले की तरह नहीं रहेंगे मोदी। इसमें आरफा खानम शेरवानी भी है, वो पीछे कैसे रहती। उन्होंने लिखा, हमारी सबसे बेहतरीन सोच रखने वाली, हमारी सबसे बहादुर आवाज़ों में से एक अरुंधति रॉय के साथ एकजुटता में फांसीवादी सबसे बुरे एवं कायर हैं। अब आप सोच सकते हैं, अभी तो एफआईआर हुई है, अनुमति मिली है दिल्ली के एलजी से, अब कोर्ट में केस चलेगा और ये तब तक क्या करेंगे, ये तब तक पूरा नैरेटिव चलाएंगे। पूरी एक टूल किट तैयार की गई है। अब उस टूल किट में डिबेट्स होंगी। इसी तरह के अब आप मोमबत्ती गैंग को देखेंगे, जंतर मंतर पर धरने और प्रदर्शन होंगे और अरुंधति रॉय को एक क्रांतिकारी साबित कर दिया जाएगा। और यही एक कल्चर है, अर्बन नक्सलियों का ये ट्रेंड है। पत्रकार उनके पक्ष में उतर गए हैं, जैसा मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरह से उनके पक्ष में बातें लिखी जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के अब ये एक नैरेटिव चलाया जाएगा, मुद्दा बनाया जाएगा। मोदी जी से मेरा एक आग्रह है कि अरुंधति रॉय 2010 में कुछ बात बोलकर गई, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है, जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। भाई, आप इतनी पुरानी मुद्दे को उठाकर उसके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं जो भारत में भी नहीं है। पहले भारत के अंदर जो बैठे गद्दार हैं उनका ही कोई इलाज कर दो। और एफआईआर खेलकर आपने अभी तक क्या कर लिया? मोदी सरकार 10 साल से रह कर गई, तीसरा टर्म शुरू हो गया है। पिछले टर्म में जितने भी लोगों के ऊपर एफआईआर की, चाहे वो अर्बन नक्सली थे, हमने देखा सुप्रीम कोर्ट आते आते उनको जमानत मिल जाती है। जिनको नहीं मिली उनको अब मिल जाएगी। न्यायपालिका इतना मामला और कानून इतने हमारे सड़े हुए हैं। तो भैया,
इसका इलाज, कोई स्थायी इलाज सोचिए। चीन में इस तरह से भारत विरोधी बात करने वाले हमने तो नहीं सुने कि वो बाहर हैं। तो भारत को भी चीन से सीखना चाहिए, भारत को भी इजराइल से सीखना चाहिए, भारत को भी रूस से सीखना चाहिए कि ऐसे देश विरोधी लोगों के साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाए। एफआईआर खेलोगे तो खेलते रह जाओगे। ये लोग आपकी सत्ता भी पलट देंगे, ये लोग मोदी जी आपके खिलाफ नैरेटिव भी सेट कर देंगे और दुनिया में भारत की न्याय व्यवस्था को और आपकी सरकार को और आपकी छवि को भी खराब कर देंगे, ये बात श्योर है। हाँ, एक सीधा इलाज है भाई, हमारे घर में खटमल दीमक कुछ आती है तो हम क्या करते हैं भाई, उनको खटमल है, दीमक है, मच्छर है, इनको एक मच्छरदानी में बंद कर दो, यहां रहेगा तो हमें नहीं काटेगा। ऐसा करते हैं क्या? नहीं। जो ट्रीटमेंट हम किसी दीमक के साथ, मच्छर के साथ, खटमल के साथ करते हैं वो शायद इन लोगों के साथ करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे देश में गंदगी फैला रहे हैं, हमारे देश को बीमार कर रहे हैं, हमारे देश के लोगों को डस रहे हैं, हमारी न्याय प्रणाली में घुसकर ये उसे खोखला कर रहे हैं। इनके पास पैसा है, इनके पास पावर है, सिस्टम में इनके लोग बैठे हैं और इसलिए इनका बाल बांका नहीं कर पाओगे। भले ही आपने एफआईआर कर लियो, भले ही कानून का परिवर्तन कर दिया हो, मुझे तो ये लगता है। और इसलिए इनका इलाज इजराइल की तर्ज पर होना चाहिए, इनका इलाज चीन की तर्ज पर होना चाहिए। ये तभी बाज आएंगे। आपकी क्या राय है? हमारे दर्शक क्या सोचते हैं इनके बारे में? मोदी को क्या करना चाहिए? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि ये वीडियो जब मोदी जी देखें तो इनमें कानून के जानकार भी बहुत लोग हमारे दर्शक हैं जो लिखें। अपनी इच्छा तो लिख ही दो, सरकार करे या ना करे, और सरकार की मजबूरी होती है, जनता की राय माननी पड़ती है। इतना आप इस वीडियो को शेयर कर दो, मोदी जी को ये बात माननी पड़े जो आप चाहते हैं। लिखिए और शेयर करिए। वंदे मातरम।